चलो भाई, सेक्शन नंबर 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैसा कि आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट के कई सारे इसेंशियल फीचर्स होते हैं। वही कुछ कुछ मिलते जुलते फीचर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के भी होंगे हमारे। चलिए एक एक करके सारे फीचर्स को डिस्कस करते हैं। इसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सबसे फर्स्ट फीचर है सिक्योर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेट। जो प्रिंसिपल डेट है उसकी पेमेंट की सिक्योरिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं बता रहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था। वो डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। क्या डिफरेंस था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होती है वो हमारी किस चीज के लिए होती है बताओ? वो होती है रिइंबर्समेंट ऑफ लॉसेस को, किसी को लॉस से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किया जाता है। अच्छा जी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए। आप पर्पस समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो? दोनों का बिल्कुल अलग ऑब्जेक्टिव है। इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी को लॉस से बचाना, रिइंबर्स करना इन केस ऑफ लॉस। गारंटी का मतलब होता है किसी की पेमेंट की सिक्योरिटी करना। समझ रहे हो? बिल्कुल अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। पहला पॉइंट क्या है? सिक्योर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेट। वही इसका पहला पॉइंट है। जो प्रिंसिपल डेट है उसकी सिक्योरिटी करना, उसको सिक्योर करना। ये वाला एग्जांपल ध्यान है आपको, मिस्टर वी बैंक और मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो किसकी लायबिलिटी आएगी? मिस्टर वी की लायबिलिटी आएगी बैंक को पे करने की। तो ये जो प्रिंसिपल डेट है, जो डेट का अमाउंट पे करना है मिस्टर एक्स को, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट बैंक करेगा। किसके साथ? मिस्टर वी के साथ। ठीक है, तो पहला एसेंशियल पॉइंट क्या है कि सिक्योर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेट। पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन इज मस्ट। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था आपने? कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। विदाउट कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सेम यहां पर भी होता है। कंसिडरेशन इज मस्ट, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। हाँ, वो कंसिडरेशन किसी को भी दे सकता है। देखो बताता हूं मैं, ये एग्जांपल देखो। यहां पर गारंटी किसने दी है? मिस्टर वी ने गारंटी दी है। किसको दी है? बैंक को दी है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स दी है। एग्जांपल तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो कंसिडरेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं? जब मिस्टर एक्स मिस्टर वी के पास गया, मिस्टर वी यानी मैं श्योरिटी, ये श्योरिटी है, ध्यान रखो, मैं बताया था आपको, ये श्योरिटी है। बैंक हमारा कौन होता है? बैंक हमारा कौन होता है? क्रेडिटर। और मिस्टर एक्स कौन है? प्रिंसिपल डेटर। ओके जी। नो, अब जब मैं कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं तो मैं कौन सा कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं? कौन सा कंसिडरेशन? मिस्टर एक्स मेरे पास आया, मिस्टर वी मेरे पास, मैं हूं मिस्टर वी, विवेक मेरे पास आया। मिस्टर एक्स कहता है, मिस्टर एक्स बोलता है, विवेक यार तू तो मेरा कितना अच्छा दोस्त है यार, हम तो जन्मों के लंगोटिया यार है यार, तो तू एक काम करना, मेरे को गारंटी दे देना, बैंक से लोन लेना। बैंक बोल रहा है गारंटी चाहिए तेरा उस बैंक में, ऑलरेडी तेरा लोन चल रहा है, तू बैंक की नजरों में एक बहुत अच्छा पर्सन है, तू एक काम कर, मेरी ना गारंटी दे दे। मैंने कहा ठीक है, मैं गारंटी दे दूंगा। कंसिडरेशन की बात है, कह रहा है तू तो दोस्त है। जब दोस्त दोस्त में मैंने गारंटी दे दी, तो क्या ये जो दोस्ती वाला गारंटी होती है, विदाउट कंसिडरेशन वाली गारंटी होती है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा गारंटी का? नहीं। व्हाई? बिकॉज कंसिडरेशन इज मस्ट। अगर विदाउट कंसिडरेशन गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मिस्टर एक्स ही दे कंसिडरेशन, ये बैंक के थ्रू भी मेरे को मिल सकती है, क्योंकि मैं गारंटी तो दे रहा हूं ना, चाहे मुझे ये बैंक दे चाहे मिस्टर एक्स दे। यहां पर लॉ जो थोड़ा लीनियंट हो जाता है। लॉ ये नहीं कह रहा कि प्रिंसिपल डेटर से ही मेरे को कंसिडरेशन मिले, लॉ कहता है आपको क्रेडिटर से मिल रही है चाहे प्रिंसिपल डेटर से मिल रही है, दैट डजंट मैटर। मैटर इज कि आपको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। आप फ्री में अगर कर रहे हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझे आप बात को? तो इस केस में मैं मिस्टर एक्स से कहूंगा, भाई मिस्टर एक्स मेरे को आपके लोन का 1% चाहिए गारंटी देने के लिए। अगर वो मेरे को 1% देता है, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं, तो ये बनेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया जी? आ गया जी, बहुत इजी था। पॉइंट नंबर 2 तो कंसिडरेशन नॉर्मल हमने पहले भी पढ़ा था, कंसिडरेशन तो चाहिए होता है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट, कंपिटेंसी की बात करते हैं। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है? आप जब फाउंडेशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, वहां पर भी कंपिटेंसी की बात होती है कि एक माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जी हाँ, पढ़ा था हमने।
उसके साथ साथ हमने पढ़ा था एक इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जी हाँ ये भी पढ़ा था हमने। उसके साथ साथ पढ़ा था हमने जो अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है वो भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, जी हाँ। तो इनकम्पिटेंसी का मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल टर्म है। अच्छा जी, अच्छा, बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे ये बताओ, जब इनकम्पिटेंसी की बात हो रही है तो दो चीजें देखो, एक तो प्रिंसिपल डेटर, एक श्योरिटी। अगर प्रिंसिपल डेटर आपका इनकम्पिटेंट है ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कितने मजे की बात कर रहा है, कह रहा है जो प्रिंसिपल डेटर एग्जांपल में देखो प्रिंसिपल डेटर कौन है, मिस्टर एक्स कह रहा है अगर मिस्टर एक्स आपका इनकम्पिटेंट है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात को समझे, मिस्टर वी विवेक, मैं श्योरिटी, बैंक क्रेडिटर, मिस्टर एक्स प्रिंसिपल डेटर। भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर आप ना, मिस्टर एक्स आप ना पागल हो, आप इंसॉल्वेंट हो, आप माइनर हो, तब भी क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो वो वैलिड हो जाएगा। ओ वाह, ये तो मजे की बात हुई, ये तो बहुत मजे की बात हुई मतलब। लेकिन जनरली आप सोचो, प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा क्या? प्रैक्टिकली बैंक ऐसे बंदे को लोन देगा जो इंसॉल्वेंट है, जो माइनर, उसको बैंक लोन देगा क्या? बैंक लोन लेने की, पर्सनल लोन लेने की एज लिमिट कोई बैंक 21 बोलता है, कोई बैंक 24 एज बोलता है। तो ठीक है, प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करते, अभी हम लॉ की बात करते हैं, जो लॉ में लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो लॉ कहता है, सिंपल सी बात कहता है, प्रिंसिपल डेटर जी, मिस्टर एक्स जी, अगर आप पागल हो, इंसॉल्वेंट हो, माइनर हो, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माई बाप तो बैठा है ना ऊपर, गारंटी किसने दी है? माई बाप ने दी है ना, मिस्टर वी ने दी है ना, श्योरिटी। अगर नहीं करेगा तो पेमेंट तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर वी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बैंक को तो पेमेंट मिल ही जाएगी। अच्छा जी, दूसरा केस देखो, अगर श्योरिटी ही हमारा इनकम्पिटेंट है, मिस्टर एक्स तो बिल्कुल ठीक है, चंगा बंदा है, एकदम हंसता खेलता बंदा है, अच्छी खासी एज भी है उसकी, एज माइनर भी नहीं है, और मिस्टर एक्स तो ठीक ठाक बंदा, लेकिन जो श्योरिटी, जो गारंटी दे रहा है भाई साहब, वही बंदा पागल है, वही बंदा माइनर है। अगर मिस्टर वी ही माइनर है, क्या उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या पढ़ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी है? वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, 3 पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? लेकिन गारंटी तो भाई साहब जो गारंटी दे रहा है वही बंदा पागल है, वही बंदा माइनर है, तो फिर किस बात का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? खुद सोचो ना, अगर जो गारंटी दे रहा है वही बंदा माइनर है, वही कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो फिर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? फिर तो नॉर्मल इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर बैंक इसको लायबिलिटी के केस में ये पेमेंट नहीं कर पा रहा, बैंक इसको स्यू ही नहीं कर पाएगा, बैंक इससे पैसा ले नहीं पाएगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस चीज का हुआ? तो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ने पहले ही उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। लॉ कहता है जी, प्रिंसिपल डेटर अगर आप इनकम्पिटेंट हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है जी, ओके है। लेकिन अगर श्योरिटी है ना इनकम्पिटेंट, श्योरिटी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। पक्का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। नॉर्मल आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इनवैलिड हो जाता है, या फिर वॉइड एब इनिशियो, एज द केस में भी, वॉइड एब इनिशियो नहीं, वॉइड एबल हो जाता है। तो या तो वो वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। गारंटी वाले केस में सिंपल था, जो पहले पढ़ा था, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आ जाओ जी, फिफ्थ पॉइंट, गारंटी ऑब्टेन बाय साइलेंस इज इनवैलिड। गारंटी ऑब्टेन बाय साइलेंस इज इनवैलिड। देखिए जी, बैंक से इसने क्या लिया? लोन लिया। बैंक ने क्या करा? एक लेटर लिख के दे दिया कि मिस्टर वी मेरी गारंटी दे रहा है, मिस्टर वी से पूछ लेना बैंक आप, अगर वो साइलेंट हो ना, मिस्टर वी अगर आपको कोई रिप्लाई देता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं भी देता है, तब भी ये मान लेना कि ये इसने जो है ना, मिस्टर वी यानी मैंने, विवेक ने ना आपको गारंटी दे दी। ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा क्या? मतलब मैं तो पागल हूं, मिस्टर वी तो पागल है, मेरे से आप पूछोगे भी नहीं, मेरे से बताओगे भी नहीं, आप अपना लेटर दे दो बैंक को और बोल दो कि भाई साहब मान लेना कि अगर वो साइलेंट है तो ये मान लो कि उसकी एक्सेप्टेंस है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। साइलेंट डजंट मीन एक्सेप्टेंस, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, साइलेंस डजंट मीन एक्सेप्टेंस। चलो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, को श्योरिटी कंसेप्ट।
मान लो अगर इस वाले केस में मिस्टर बी जो है वो एक कंडीशन रख देते हैं कि बैंक उनको तब तक स्यू नहीं कर सकता जब तक कि एक को श्योरिटी जो है वो उनको ज्वाइन नहीं करता। तो लेट सपोज मिस्टर जेड जो है को श्योरिटी बन जाते हैं, तो यानी इस केस में मिस्टर वी एंड मिस्टर जेड दो को श्योरिटी होंगे, मिस्टर बी क्रेडिटर होगा, मिस्टर एक्स प्रिंसिपल डेटर है। चलो गाइस 6 पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं को श्योरिटी कंसेप्ट। देखो को श्योरिटी का कंसेप्ट क्या होता है, लेट सपोज मिस्टर वी बोलते हैं कि मेरी लायबिलिटी तभी होगी जब मेरे को कोई मिस्टर जेड जो है वो आकर के हम दोनों मिलकर के इस लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे। तो अगर मिस्टर एक्स जो है प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करता है उस केस में मिस्टर वी जो है, क्योंकि अब मिस्टर वी जो है वो को श्योरिटी हो गया, मिस्टर बी एंड मिस्टर जेड हम दोनों को श्योरिटी हो गए, तो मिस्टर वी की सोल लायबिलिटी नहीं आएगी। मिस्टर वी ओनली तभी लायबल होंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन ऐसी है कि दोनों को श्योरिटी लायबल होंगे, तो मिस्टर बी की लायबिलिटी ओनली तभी आएगी जब मिस्टर जेड जो है वो उनको ज्वाइन करेंगे। ये था को श्योरिटी वाला कंसेप्ट गारंटी के अंदर, पॉइंट नंबर 6। नाउ पॉइंट नंबर 7 देखो, पॉइंट नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज जनरली लिंक्ड विद लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर आई ओके, इसका मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी जनरली लिंक्ड विद लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। देखो जनरली बात करते हैं, देखो एक छोटी सी एक्सेप्शन है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली क्या बात होती है, मिस्टर एक्स जो है प्रिंसिपल लायबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल लायबिलिटी किसकी है, मिस्टर एक्स की है। मिस्टर एक्स अगर अपनी पेमेंट नहीं करेंगे तो लायबिलिटी किसकी आएगी, श्योरिटी वाली आएगी। इसको हटा देते हैं, को श्योरिटी वाला कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स अगर पे नहीं करते तब लायबिलिटी आएगी, यानी मिस्टर वी मेरी लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं करते, नहीं कर पाते हैं, तब मेरी लायबिलिटी अराइज होगी ना। मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मिस्टर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो कि मिस्टर एक्स की जो लायबिलिटी है, मिस्टर एक्स की लायबिलिटी जो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है वो ही खत्म हो जाए, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि मिस्टर एक्स की लायबिलिटी ही खत्म हो जाए तो उस केस में मिस्टर बी की लायबिलिटी नहीं आएगी। जनरली बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से। जनरल का मतलब अलग होता है और जो लॉ स्पेसिफाई करता है उसका मतलब अलग होता है। जनरली तो ये मतलब होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन दी हुई है, देखो, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन लॉ या प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट देखो जी, सिंपल सी बात, आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो मिस्टर एक्स की डेथ होने के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी में से जो बचता है, जो प्रॉपर्टी एस्टेट में से जो बचेगा उसके लिए वो लायबल होंगे। मान लो 1 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया होता मिस्टर एक्स, लेकिन उनकी एस्टेट से बचता है ओनली 10 लाख रुपए का लोन जो उनकी एस्टेट में बचता है, तो 10 लाख रुपए का लोन पे करने की लायबिलिटी मिस्टर एक्स की होगी, तो मिस्टर वी की लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 10 लाख रुपए की। लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर बी तब भी पूरे के पूरे 1 करोड़ के लिए लायबल होंगे, उस केस में मिस्टर बी 1 करोड़ के लिए लायबल होंगे। देखो कंक्लूड कर रहा हूं पॉइंट को। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज जनरली लिंक्ड विद द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है तो श्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म तो श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म, सिंपल। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला हुआ है कि नहीं ऐसे नहीं, बैंक एक चलता है, बैंक ने बोला ऐसे नहीं, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म होने पर तुम्हारी श्योरिटी लायबिलिटी हम खत्म नहीं मानेंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा स्पेसिफाई है तो उस केस में जो ये मिस्टर बी होगा, मैं होऊंगा, वो लायबल होऊंगा पूरा का पूरा अमाउंट पे करने के लिए, भले ही मिस्टर एक्स की जो लायबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। चलिए, तो ये सारे 7 पॉइंट्स हमने पढ़े रिलेटेड टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसके अंदर काफी सारे सेक्शन जो है वो मर्ज करके ये बनाया। मैंने आपको एक सेक्शन की सीरीज बताई थी स्टार्टिंग में, 124 से लेकर 147 जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी से डील करता है। उसी के अंदर के काफी सारे सेक्शंस के पॉइंट है, उनको कंक्लूड करके ये 7 पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक गारंटी, दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। नाउ स्पेसिफिक गारंटी कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या फर्क होता है, देखो ये सिंगल दैट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन
बैंक से मैं खाली एक लोन लेने के लिए जाता हूं, बैंक से मैं एक लोन लेने के लिए जाता हूं, मैंने एक लोन लिया, सपोज 10 करोड़ का लोन लेने के लिए गया, उसके लिए मिस्टर बी ने क्या करा, श्योरिटी दी, सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, कौन सा टाइप हो गया, स्पेसिफिक गारंटी। वहीं पे मैं जो है बैंक से बिल डिस्काउंटिंग करवाता हूं, क्या बिल डिस्काउंटिंग में एक बिल डिस्काउंट कराऊंगा, क्या एक महीने का बिल डिस्काउंट होगा, बिल डिस्काउंटिंग एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, जब तक बिजनेस चलेगा मैं बैंक से बिल को डिस्काउंट कराऊंगा। तो उसके लिए गारंटी कौन देगा, अगर उसकी गारंटी अगर दी जाती तो वो एक कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई ना, वो कंटिन्यूइंग गारंटी हो गई जब तक या तो मैं स्पेसिफिकली मना ना करूं कि अब मैं लायबल नहीं हूं, मैं बैंक को स्पेसिफिकली रिटर्न में ना दूं, तब वो गारंटी ओवर हो जाएगी, या फिर जब सिंपली बिजनेस बंद होगा तब ओवर हो जाएगी। तो ये होती है कंटिन्यू गारंटी, जो कि रोल ओवर होती रहती है बाय मंथ या बाय वीक या बाय ट्रांजैक्शन, जो रोल ओवर होती रहती है गारंटी, उसको बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सिंपल है। चलो भाई, श्योरिटी के राइट्स एंड श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो एक सबसे मेन पार्टी होती है वो होती है श्योरिटी। श्योरिटी के डिस्कस करते हैं कि क्या होता है श्योरिटी, कब वो डिस्चार्ज होगा अपनी लायबिलिटी से, और क्या क्या श्योरिटी के राइट्स होते हैं और किसके अगेंस्ट उसके राइट्स होते हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि डिस्चार्ज कब होगा श्योरिटी अपनी लायबिलिटी के लिए। पहली चीज मैं बता दूं, श्योरिटी की लायबिलिटी की बात होती है तो श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर प्राइमरली लायबल कौन होता है, प्राइमरली लायबल कौन होता है गारंटी में, जल्दी बताओ, प्राइमरली लायबल कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर मिस्टर एक्स लायबल होता है। श्योरिटी की लायबिलिटी होती है सेकेंडरी लायबिलिटी। अच्छा, वो सेकेंडरी लायबिलिटी से भी डिस्चार्ज कब होता है, देखो जी तीन सिचुएशन है, तीन सिचुएशन, पहला है बाय रिवोकेशन, दूसरा है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, तीसरा ऑन वैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं, याद करने सारे रखने पड़ेंगे, मैं बताता हूं कैसे याद करना है। देखो पहला बाय रिवोकेशन, रिवोकेशन बाय नोटिस बिफोर द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। दैट मींस सिंपली श्योरिटी क्या करे, एक नोटिस दे दे, एक नोटिस दे दे कि जी भैया मैं आपकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो नोटिस कब दे, बिफोर द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, बिफोर द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, सपोज मिस्टर, इस वाला एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स जो कि प्रिंसिपल डेटर है, कॉन्करेंट गारंटी है। कॉन्करेंट गारंटी मैंने बताया आपको, कंटिन्यूअस गारंटी कौन सी होती है, जो रेगुलरली होती है। तो सपोज बिल डिस्काउंटिंग की है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर वी ने ले रखी है कि भैया मिस्टर वी बोलता है मैं लूंगा आपके जितने भी बिल डिस्काउंट होंगे। सो लेट्स सपोज 5 बिल डिस्काउंट हो रखे हैं, 6th बिल के डिस्काउंट होने से पहले, 6th बिल के डिस्काउंट होने से पहले मिस्टर वी बोलेंगे बैंक को कि भैया मैं इसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा। तो जो 5 होंगे, 5 तक के लिए ओनली लायबल होगा मिस्टर बी, इन केस अगर डिफॉल्ट होता है बाय एक्स। लेकिन उसके बाद का जो होगा, फ्यूचर का होगा, तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने लायबिलिटी अकर होने से पहले, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर होने से पहले उसको कर लिया। लेकिन वो जो 5 बिल है, 5 बिल जो ऑलरेडी हो चुके हैं बिल डिस्काउंट, उसके लिए मिस्टर जो बी है, जो श्योरिटी है, वो लायबल रहेगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, बिफोर दी लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी उससे पहले वो नोटिस भेजना है। ऐसा नहीं है कि लोन लेने जा रहे हो, लोन हो गया है, गारंटी दे दी है, उसके बाद आप क्या नोटिस लेके रहे हो, नहीं मैं तो नहीं ले पाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है, तो पहले क्यों हाँ करा। चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एट द डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की डेथ हो जाती है उस केस में। देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझना जरूरी है, इन केस ऑफ डेथ, जब डेथ होती है तो उसके लीगल हेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब हम लॉ में पढ़ते हैं तो कोई भी डेथ के बाद जो उसका लीगल हेयर होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहे, लीगल हेयर जिनको उनकी एस्टेट ऑफ प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफर होती है उनको बोलते हैं लीगल हेयर। तो लीगल हेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। देखिए लीगल हेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट अप टू द एस्टेट ऑफ श्योरिटी। देखो श्योरिटी है, अगर उसकी डेथ होती है, लेकिन डेथ, देखो डेथ की जब बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल है। अगर श्योरिटी एक कंपनी है तो कंपनी नेवर डाइज, यू नो, तो कंपनी के सिचुएशन में। लेकिन अगर वो एक इंडिविजुअल है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके एस्टेट में से जितना निकलेगा ना, खाली उतना रिकवर कर लिया जाएगा। बाकी क्योंकि अब जो खत्म हो गया उससे ऊपर जाके तो स्यू कर नहीं सकते, मरे हुए को क्या स्यू करोगे। तो एट द डेथ ऑफ श्योरिटी उसकी हो जाती है। बट एक छोटा सा पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि जो उसकी एस्टेट, जो उसकी प्रॉपर्टी बची हुई है,
उसमें से उसको रिकवर किया जा सकता है। तो जो क्रेडिटर है, जो उसकी एस्टेट बची हुई होती है, लीगल हेयर से वो रिकवर उतना कर सकता है। ठीक है, पक्का पक्का। थर्ड पॉइंट, बाय नोवेशन फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन। सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना है विद ऑल्टर्ड टर्म एंड कंडीशन। कुछ चेंज हो गई है, कुछ अमाउंट, इंटरेस्ट रेट सपोज चेंज कर दिया, या कुछ और चीज चेंज हुई है, ऑल्ट्रेशन हुआ है, नया कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो जो श्योरिटी होगा वो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगा, पुराने वाले की जो उसकी लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पुराना वाला डिस्चार्ज हो जाएगा और जो नया वाला है उसमें हो जाएगा। तो अगर टर्म एंड कंडीशन कुछ चेंज होती है, या नोवेशन का मतलब ये होता है पुराना कैंसिल करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनना, तो वो नोवेशन होता है। उस केस में उसकी जो पुराने वाले, यहाँ पे कौन किसकी लायबिलिटी, किसका, कौन से कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होगा, जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है उससे डिस्चार्ज होगा। ठीक है जी, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया रिवोकेशन वाला। रिवोकेशन में तीन चीजें पढ़ी हमने। रिवोकेशन में नोटिस देके कर सकता है, वो उसकी डेथ हो जाए या फिर नोवेशन। सिंपल है, तीन, नोटिस, डेथ और नोवेशन। कौन कौन सी चीजें रिवोकेशन के अंदर? रिवोकेशन में है नोटिस, डेथ एंड थर्ड पॉइंट टर्म एंड कंडीशन नोवेशन होती है अगर। ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के केस में भी डिस्चार्ज हो जाता है श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से। क्या कंडक्ट किया हो क्रेडिटर ने, बहुत ध्यान से देखो। पहला पॉइंट, मटेरियल चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली इन दोनों के बीच में था ना। देखो, लोन इसने लिया, उसकी रीपेमेंट इसको करनी है, तो इन दोनों के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन आपने चेंज कर लिया, आपने इंटरेस्ट रेट चेंज कर लिया, आपने जो टर्म था उसको आपने 5 साल से बढ़ाकर 8 साल का लोन कर दिया, उसको कुछ भी टर्म एंड कंडीशन आपने चेंज करा और इसकी कंसेंट नहीं ली, जिसने गारंटी दी थी उसकी कंसेंट नहीं ली, तो कल को गारंटर क्या बोलेगा? जिसने गारंटी दी है, श्योरिटी क्या बोलेगा? गारंटर नहीं बोलते, श्योरिटी वर्ड यूज किया हुआ है। वैसे इन जनरल टर्म्स में हम इसको गारंटर भी बोलते हैं। गारंटर ये बोलेगा, श्योरिटी ये बोलेगा कि भाई साहब जब मैंने गारंटी दी थी उस टाइम पे तो टर्म एंड कंडीशन कुछ और थी, मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी कि 5 साल का लोन है, मैंने तो इसलिए दी थी। आपने आपस में ही करके उसको 10 ईयर का लोन कर लिया, 8 ईयर का लोन कर लिया, और आप मेरे से कह रहे हो मैं अपनी गारंटी को कंटिन्यू रखूंगा। बिल्कुल नहीं रखूंगा। और लॉ भी उस चीज को सपोर्ट करता है, कहता है चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी। क्रेडिटर ने अगर ऐसा कुछ करा, क्रेडिटर ध्यान रखना, ऐसा कुछ करोगे तो ये जो गारंटी है ना मिस्टर बी की, वो खत्म हो जाएगी। तो क्रेडिटर ध्यान रखना। लेकिन एक चीज, छोटी सी पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली क्या है, मटेरियल चेंज। मटेरियल चेंज का मतलब क्या होता है जी? मटेरियल चेंज का मतलब क्या होता है? देखो, मटेरियलिटी आप पढ़ोगे, ऑडिट के अंदर आपका आता है मटेरियलिटी का कंसेप्ट। मटेरियलिटी डिपेंड करती है नेचर एंड सब्सटेंस के ऊपर। कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी चीज मटेरियल है नहीं है। हो सकता है मेरे लिए वो चीज मटेरियल हो सकता है आपके लिए वो चीज मटेरियल ना हो। मटेरियलिटी जो है वो वेरी कर सकती है। देखो, हमारा मटेरियलिटी को पढ़ने का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि इस वाले केस में लेट सपोज बैंक कहता है कि उसको रीपेमेंट करनी थी 1 तारीख को, और जब गारंटर ने, श्योरिटी ने जब गारंटी दी, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो रीपेमेंट होगी, ईएमआई में रीपेमेंट होगी लोन की, और वो हर मंथ की 1 तारीख को रीपेमेंट होगी। सिंपली 5 साल का लोन है और ईएमआई बनती है 60 ईएमआई, 5 साल की बनेगी, 1 साल में 12 ईएमआई, हर मंथली ईएमआई होगी, तो 5 साल में 60 ईएमआई बन गई, और हर महीने की पहली तारीख को इसको रीपेमेंट करनी। डिफॉल्ट होता है तो सेकेंडरी लायबिलिटी मिस्टर भी लायबल होगा। सिंपल सा केस है। अब बैंक और मिस्टर एक्स के बीच में ऐसा होता है जी, 1 तारीख को, देखो 1 तारीख की जगह इन्होंने बोला 1 तारीख को रहने दो। अब 1 तारीख की जगह ना मुझे मिस्टर एक्स ने कहा मुझे थोड़ी सी लीवरेज दे दो, क्योंकि मेरे को अपनी पेमेंट करनी होती है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, तो मेरे को 1 तारीख की जगह 5 तारीख का कर दो। बैंक ऐसा करो, मेरे को 5 तारीख का कर दो। अब 5 तारीख को आपके मैं ईएमआई पे कर दूंगा, तो 1 तारीख की जगह 5 तारीख को पेमेंट कर दो। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है। ईएमआई उतनी ही है, 60 की 60 ईएमआई है, ऑन टाइम पे हो रही है, खाली 5 डेज का एक्सटेंशन। तो ये मटेरियल चीज नहीं है, मटेरियल चीज नहीं है। ठीक है, तो इस केस में गारंटी रिवोक नहीं होगी। कल को मिस्टर भी बोले भैया आपने तो बोला था 1 तारीख को रिपेमेंट के लिए, आप 5 तारीख को रिपेमेंट कर रहे हैं, तो मटेरियल फैक्ट हो गया। ये चीज देखो, मटेरियलिटी डिसाइड कौन करेगा? वो तो कोर्ट में जाके डिसाइड होगी। देखो, ये कहेगा मेरे लिए मटेरियल है वो चीज, ये बैंक कहेगा मेरे लिए मटेरियल नहीं है। मटेरियलिटी का डिसीजन कोर्ट डिसाइड करेगा, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। बस पॉइंट ये है कि अगर वो मटेरियल है, कोर्ट ने बोल दिया वो मटेरियल है, तो उस केस में तो ये रिवोक हो जाएगी, और मटेरियल नहीं है तो ये रिवोक
नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोन लेने का, और मिस्टर एक्स और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 25,000 का, 25,000 का लोन देने की बात हुई। मिस्टर बी ने कहा ठीक है 25,000 अगर ये आपको पे नहीं करेगा मिस्टर एक्स तो मैं उसके लिए लायबल हूं। लेकिन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांस जब बैंक से लोन लिया जाता है तो बैंक जो सारे फाइनेंशियल चेक करता है, बैलेंस शीट P&L चेक करता है, उसके बाद आपको लोन दिया जाता है। तो जब सब कुछ चेक करा बैंक ने, तो बैंक ने कहा आपकी तो क्रेडिबिलिटी इतनी है नहीं जो हम आपको 25,000 का लोन दे। तो बैंक ने लोन अप्रूव किया ओनली 20,000 का। वो ये बात जो है, ये पॉइंट जो है मिस्टर बी जो श्योरिटी है उसको नहीं पता चली, समय उसको नहीं पता चली, और बैंक ने खाली 20,000 का लोन अप्रूव कर दिया। अब ये तो जनरल सी बात है, ये कोई मटेरियल चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन आपकी लायबिलिटी कम की बनेगी, मिस्टर श्योरिटी की लायबिलिटी कम की बनेगी। तो उस केस में जो मिस्टर बी, आप ये नहीं बोल सकते कि ये मटेरियल चेंज, ये कोई मटेरियल चेंज नहीं है। ठीक है, तो यानी पहला पॉइंट क्या था, मटेरियल चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी। यहां पे मटेरियल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो चेंज है वो मटेरियल नहीं होना चाहिए। मटेरियल है तभी उसको माना जाएगा कि क्रेडिटर ने कुछ ऐसा कंडक्ट करा है कि श्योरिटी आप डिस्चार्ज हो गए लायबिलिटी से। ओके जी, सेकंड पॉइंट, बाय रिलीज और डिस्चार्ज प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर ने ऐसा कंडक्ट किया, उसने क्या करा, रिलीज कर दिया, रिलीज या फिर डिस्चार्ज कर दिया प्रिंसिपल डेटर को। क्रेडिटर कौन है, बैंक, बैंक और प्रिंसिपल डेटर कौन है, मिस्टर एक्स। तो बैंक ने मिस्टर एक्स को कहा कि मिस्टर एक्स मैं आपको आपकी सारी जो भी लायबिलिटी है मेरे अगेंस्ट उससे मैं डिस्चार्ज कर दे रहा हूं। मैंने पहले ही आपको कंसेप्ट क्या बताया हुआ है, जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो किससे लिंक्ड होती है, जनरली लिंक्ड होती है प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी से। तो अगर बैंक इसकी लायबिलिटी को माफ कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा कि जो हमारा श्योरिटी है वो भी क्या हो गया है, वो डिस्चार्ज हो गया है। तो ये था उस नंबर 2 पॉइंट के अंदर। नंबर 3 पॉइंट है प्रॉमिस टू गिव टाइम एंड प्रॉमिस नॉट टू स्यू। देखो जी, 4th पॉइंट में क्या बोला है कि क्रेडिटर यानी बैंक जो है प्रिंसिपल डेटर को बोलता है कि मैं आपके ऊपर कोई भी केस नहीं करूंगा, आप चाहे मेरे को लेट पेमेंट करो ना करो, मैं आपके ऊपर स्यू नहीं करूंगा। इसकी लायबिलिटी इसके ऊपर लिंक्ड, इससे लिंक्ड होती है। तो अगर इसको आप स्यू करने के लिए मना कर रहे हो तो आप मिस्टर वी यानी श्योरिटी को भी स्यू नहीं कर सकते। श्योरिटी भी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपने ये कहा मिस्टर बैंक, मिस्टर क्रेडिटर कि प्रिंसिपल डेटर तुम अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज, तुमको मैं स्यू नहीं करूंगा। और एक चीज और कि प्रॉमिस टू गिव टाइम, प्रॉमिस टू गिव टाइम का मतलब क्या हुआ, प्रॉमिस टू गिव टाइम का मतलब ये हुआ कि सपोज 5 ईयर में लोन की रीपेमेंट करनी थी, आपने कहा जी 5 ईयर की जगह आप 10 ईयर में कर दो, तो भैया मजाक है क्या। श्योरिटी ने किस लिए आपको कहा है कि टाइमली पेमेंट कराने की गारंटी किसकी है, मिस्टर वी की। जब वो गारंटी दे रहा है तो क्यों आप बीच में पचड़े में पड़ रहे हो, क्यों उसको एक्सटेंड कर रहे हो, क्यों फालतू के झमेले कर रहे हो तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख लो। फिर श्योरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम अपने हिसाब से अगर डील करना चाहते हो तो तुमने गारंटी क्यों ली है मेरे से। अगर तुम उसको 5 ईयर की जगह पेमेंट को नहीं करता तो तुम मेरे को, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए, मैं तुमको पे करूंगा 5 ईयर के अंदर। लेकिन तुम आपस में ही डिसाइड कर ले रहे हो, टाइम तुमने 5 ईयर की जगह एक्सटेंड करके 10 ईयर कर दिया, तो मजाक थोड़ी ना है। तो फिर मेरी गारंटी भी ऐसे कोई नहीं आएगी। तो ये मतलब था प्रॉमिस टू गिव टाइम, टाइम भी नहीं देना क्रेडिटर। ध्यान रखना, अगर आपने टाइम दे दिया तो श्योरिटी क्या हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो 4th पॉइंट क्या आता है, क्रेडिटर ने बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर ने क्या कंडक्ट करा। 4th पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन। क्रेडिटर ने कोई ऐसी गलती कर दी, क्रेडिटर से कोई ऐसी ओमिशन होगी या फिर उसने कोई ऐसा एक्ट करा जिससे श्योरिटी को उसने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। जैसे सेकंड वाले केस में उसने प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया था, 4th वाले केस में उसने डिस्चार्ज कर दिया श्योरिटी को। तो ठीक है, सिंपल है। क्रेडिटर बैंक ने बोला मिस्टर वी मैं आपको डिस्चार्ज कर रहा हूं, मैं आपको डिस्चार्ज कर रहा हूं आपकी लायबिलिटी से, आपकी सेकेंडरी लायबिलिटी से मैं आपको डिस्चार्ज कर देता हूं। ठीक है, आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो आप डिस्चार्ज हो जाओगे। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी बाय लायबिलिटी। ठीक है, 2 पॉइंट पढ़े अभी तक हमने, कौन कौन से,
पहला बाय रिवोकेशन, दूसरा बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। रिवोकेशन कौन करेगा? रिवोकेशन कौन होता है? रिवोकेशन किसके पार्ट पे होता है? रिवोकेशन होता है श्योरिटी के अपने पार्ट पे। या तो वो नोटिस देगा या उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर नोवेशन, नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टर हो जाएगा। दूसरा है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर ने क्या करा? कोई मटेरियल चेंज, मटेरियल चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। कंसेंट के बिना आपने कोई मटेरियल चेंज कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर दूसरा पॉइंट आपने रिलीज कर दिया, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर दिया, तो श्योरिटी की लायबिलिटी लिंक होती है किससे? प्रिंसिपल डेटर से। सिंपल। थर्ड पॉइंट, प्रॉमिस टू गिव टाइम और प्रॉमिस नॉट टू स्यू। आपने टाइम दिया तो आपस में कर रहे हो तो करते रहो, फिर श्योरिटी की लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। या फिर आपने प्रॉमिस किया है प्रिंसिपल डेटर को कि हम स्यू नहीं करेंगे, तो प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करोगे तो श्योरिटी को स्यू करने का भी आपका कोई राइट नहीं होगा, और श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन। आपने क्या करा? डायरेक्टली श्योरिटी को ही डिस्चार्ज कर दिया, या तो किसी इंटेंशनली थ्रू एन एक्ट, या फिर कोई गलती से आपसे वो डिस्चार्ज हो गया। तो गलती करिए तो भुगतना पड़ेगा, गलती कर दी आपने क्रेडिटर तो डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा श्योरिटी।